गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेस। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्टडी कर रहे हैं। उसका आज पार्ट 3 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 स्टडी कर लिया है। उसकी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है? एक हम बोलते हैं कि हम सांस लेते हैं, हमने ऑक्सीजन ली एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। ये क्या होता है? क्या यही रेस्पिरेशन है? नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं है। इसको ब्रीदिंग बोला जाता है, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया। रेस्पिरेशन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अपने नोस्ट्रिल के थ्रू, हमने जो ऑक्सीजन इनहेल की, अंदर बॉडी में उसका क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है, वो सब स्टडी किया जाता है रेस्पिरेशन में। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये सारे पार्ट्स हैं। फर्दर हम इस सभी को एक एक करके स्टडी करेंगे कि हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, और कैसे ये रेस्पिरेशन हमारे लंग्स में, किस तरह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर करती है, पूरी बॉडी में कैसे जाती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हर एक सेल में कैसे किया जाता है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं खाने को, फूड को वो यूटिलाइज करते हैं किसके लिए? ताकि एनर्जी मिल सके, उसमें से जो एनर्जी है उसको लिया जा सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीडाइज हो जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ है? ये जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ पर अकर होता है, किस जगह पर हमारी बॉडी में, किस ऑर्गन में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन में अलग सेल्स पाई जाती हैं। जैसे हमारे ब्रेन में जो भी मैसेजेस पहुंचाने होते हैं वो न्यूरॉन उसका काम करता है। किडनी में अलग तरह के सेल्स हैं। हमारे ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं। तो हर एक बॉडी के ऑर्गन में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। और हर एक सेल में एक सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। उन सेल ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गन है जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। उसके बाद एनर्जी स्टोर कहाँ की जाती है? एनर्जी स्टोर की जाती है एटीपी में, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म भी एक नंबर में एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इसकी फुल फॉर्म को जरूर याद कीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी है। जब भी हमारी बॉडी में हमें कोई भी काम करना है, जैसे हमें कोई भी चीज मार्केट से खरीदनी होती है तो हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक करेंसी पाई जाती है। अगर हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए भी हमारी बॉडी में एक करेंसी लगती है जिसका नाम है एटीपी। जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी का यूज किया जाता है। अब रेस्पिरेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। ये ग्लाइकोसिस साइकिल है, उसके सारे पार्ट्स हैं। स्टेप फर्स्ट है जिसमें ये स्टेप होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म सेल में ही पाया जाने वाला लिक्विड मैटर है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हमने इसका फॉर्मूला स्टडी किया था। किसमें स्टडी किया था? फोटोसिंथेसिस में। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें 6 कार्बन के एटम पाए जाते हैं जो जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में तो इसमें ओनली 3 कार्बन के एटम रहते हैं, 1, 2 एंड 3। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। उसके बाद है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है इसका क्या भाग्य है, इसका क्या काम है, इसके साथ अब आगे क्या होने वाला है? फर्दर ब्रेकडाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है इसका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये जो नया मॉलिक्यूल फॉर्म होगा पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन होने के बाद, जो नया मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे। अब रेस्पिरेशन है जो हमारा, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। अब जो ये पायरुविक एसिड का नया मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो डिपेंड करेगा इन दोनों पर। रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती
सबसे पहला है हमारा गैसेस एक्सचेंज। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के थ्रू बाहर आ जाती है। ये जो हमारा रेस्पिरेशन है इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है गैसेस एक्सचेंज। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। आफ्टर सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में फॉर्म होती है वो एक्सहेल हो जाती है हमारी नोस्ट्रिल के थ्रू। तो सबसे पहले हुआ हमारा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने ली, हमने रिलीज क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को। कहां पर रिलीज किया, एनवायरनमेंट में। जैसे अब हम सांस ले रहे हैं, इस समय ये प्रोसेस हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस साथ के साथ चलता रहता है। उसके बाद हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये तो एक तरह से ब्रीदिंग हो गई, अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करना, किस लिए, ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो सके सेल के अंदर। हम जो खाना खाते हैं उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करना एनर्जी के लिए, और वो एनर्जी रिलीज होगी सेल्स के अंदर। फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वो सेल्स के जरिए आएगा लंग्स में, लंग्स से नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे बाहर चला जाएगा। वो हम फर्दर इस सारे प्रोसेस में स्टडी करेंगे। उसके बाद है रेस्पिरेशन की क्या क्या टाइप्स है। पहले मैंने बताया कि जो पायरुविक एसिड से फर्दर ब्रेकडाउन के बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो वो क्या है, सबसे पहला है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं, तो ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी रिलीज होगी विद वाटर मॉलिक्यूल्स। हम सांस लिया, हमने एनर्जी को रिलीज किया, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, और साथ में कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बिल्कुल टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हम सांस जैसे लेते हैं, आप उसको फील भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, बल्कि जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पर होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो पायरुविक एसिड है वो या तो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, और लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इथाइल अल्कोहल में ये कब कन्वर्ट होगा, ये होगा यीस्ट में और बैक्टीरिया में। जो ये पायरुविक एसिड है वो यीस्ट और बैक्टीरिया में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो लैक्टिक एसिड बनता है वो कहाँ बनता है, या तो वो बनता है कुछ माइक्रोब्स में या फिर मसल सेल्स में। जो हमारी मसल्स होती हैं इनकी सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पेन इन लेग मसल्स व्हाइल रनिंग। आप सभी ने भी फील किया होगा, कभी कभी जब हम बहुत तेज भागते हैं तो उस समय हमारी जो लेग की मसल्स हैं, जो हमारे पैर की मांसपेशियां हैं, उसमें दर्द हो जाता है। वो किस कारण से होता है, When someone runs too fast, जब कोई बहुत तेज दौड़ता है, he may experience pain in leg muscles, तो वो एक्सपीरियंस करता है कि उसको लेग मसल्स में उसके पेन हो रहा है। This happens because of anaerobic respiration taking place in the muscle। और ये किस कारण होता है, क्योंकि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे लेग मसल्स में, जब हमारे लेग मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और वो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन तो चलता रहता है, तो जब वो इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वो विदाउट ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन होने लगता है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और अभी हमने पहले पढ़ा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग रनिंग एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस। और जब हम तेज भागते हैं तो एनर्जी की डिमांड तो हमारी बॉडी ज्यादा मांगती ही है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उस कारण से ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रह पाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और वो जो हमारा पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो डिपोजिशन होगा लैक्टिक एसिड का, ये पेन को कॉज करता है, ये होता है कॉज ऑफ पेन। पेन हमारे इसीलिए होता है क्योंकि हमारे लेग मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है। The pain subsides after taking rest for some time। और जब हम भागकर रुक जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो ये पेन भी धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि हम इनफ सांस लेते हैं।
जैसे हम भागते हैं तो हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, और जब हम रुक जाते हैं तो हम सांस तेज तेज लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। उसके कारण जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है वो हट जाता है और हमारी बॉडी रिलीफ फील करती है। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ये है हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नेजल कैविटी है, फरिक्स है, लैरिक्स, उसके बाद ट्रैकिया, फोलो, फिर ब्रैंकियोल है, लंग्स है, लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट है, इधर ब्रोंकाई प्रेजेंट है, और लास्ट में ये हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। ये सभी ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के। रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जैसा कि मैंने बताया ये काफी सारे ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑर्गन है नोस्ट्रिल। हमारी बॉडी में दो नोस्ट्रिल प्रेजेंट है जो कि कन्वर्ज होती है टू फॉर्म अ नेजल पैसेज। दो नोस्ट्रिल है जो कि कन्वर्ज होकर नेजल पैसेज बनाती है, जो कि ये आगे ये नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, ये आगे नेजल पैसेज बनाती है पूरा, जिसके थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना होता है तो इन्हीं नोस्ट्रिल के थ्रू वो बाहर आता है। और the inner lining of nostril is lined by hair and remains wet due to mucus secretion। जो इनर लाइनिंग है नोस्ट्रिल की जो अंदर का पार्ट है वो उसके अंदर हेयर प्रेजेंट होती है, और ये हमेशा वेट यानी कि गीला रहता है ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है। अब ये सिक्रेट क्यों होते हैं? द म्यूकस एंड हेयर हेल्प्स इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। जो हमारे नोस्ट्रिल के अंदर हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट है वो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर को, जो हम इनहेल करते हैं एयर। हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है, हमने इसी के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करनी है, तो हम जैसे ही एयर इनहेल करते हैं तो वो सारी एयर प्योर नहीं होती है, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि एयर के थ्रू हमारी नोस्ट्रिल में चले जाते हैं। तो यहाँ काम आते हैं वो हेयर और म्यूकस। ये क्या करते हैं? उस एयर को फिल्टर करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इसमें स्टोर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हम ऑक्सीजन कैसे इनहेल करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और बाकी कुछ परसेंटेज ऑफ अनदर गैसेस प्रेजेंट है। तो हमारे नोज को ये पता कैसे चलता है कि हमें ऑक्सीजन ही लेनी है? तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे इसका आंसर अगर आपको पता है तो। उसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑर्गन जो है फरिक्स। नेजल कैविटी के बिल्कुल नीचे ये फरिक्स प्रेजेंट है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कंटिन्यू होती है आफ्टर द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एयर को हमारी बॉडी में अंदर लेकर जाती है। उसके बाद आता है लरिक्स। ये फरिक्स के बाद प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज की बनी होती है इसकी वॉल्स, और इसके अंदर इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करता है साउंड को प्रोड्यूस करने में। जैसा कि हम बोलते हैं तो ये जहां वाइब्रेशन होती है ये हमारा लरिक्स है जो कि वाइब्रेट होके साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, जैसे कि आपको दिख रही है ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स हैं। प्रिवेंट करती है ये कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब हवा की प्रेजेंस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए हवा की प्रेजेंस ना हो और ये ट्रैकिया की ये जो पाइप है ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए, आपस में मिल ना जाए, इसके लिए ये कार्टिलेज की यानी कि कार्टिलेज आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो हमारा कान है, ये जो कान में हमारी हड्डी प्रेजेंट नहीं है, इसमें बोन नहीं है, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट बोन इसको बोल सकते हो, बहुत सॉफ्ट होता है ये। वैसे ही ये ट्रैकिया में रिंग्स प्रेजेंट है ताकि वो जो पाइप है एयर की एब्सेंस में आपस में कोलैप्स ना हो जाए। उसके बाद है हमारा ब्रोंकाई। अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम फ्रॉम द ट्रैकिया। ट्रैकिया से पेयर ऑफ ब्रोंकाई आता है विद वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग, और जिसके अंदर से एक ब्रोंकस दोनों लंग में जा रहा है। ब्रोंकाई ये प्लूरल फॉर्म है और ब्रोंकस एक सिंगुलर फॉर्म है। ये प्लूरल फॉर्म में इसको ब्रोंकाई कहा जाता है इन दोनों को, और सिंगुलर में ये एक ब्रोंकस होता है
जो कि हर एक लंग में प्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स डिवाइड होते हैं फर्दर ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस में इनटू द लंग्स। अब ये ब्रोंकस आ गए, ये ब्रोंकियोल्स आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में, छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस बन जाएंगी। उसके बाद आता है हमारा एल्वियोली, जो कि मेन ऑर्गन है इसका। दीज आर द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स के एंड पर ये एल्वियोली प्रेजेंट होता है। ये मैंने इसका डायग्राम यहाँ बना दिया है। ये एल्वियोली ब्रोंकियोल की एंड पर प्रेजेंट होता है। एल्वियोलस वैसे ही जैसे ब्रोंकाई प्लूरल फॉर्म था और ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म था, एल्वियोलाई प्लूरल फॉर्म है, और जो एल्वियोलस है ये एक सिंगुलर एल्वियोलस को बोलते हैं, जो कि एक सिंगल ये होगा। ये सारा मिक्स हो गया, ये सभी एल्वियोली बन गए, एक सिंगुलर को इसमें एल्वियोलस कहा जाएगा। ये बना होता है बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से। इट इज अ प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन, और हमारे लंग्स में यही वो जगह है जहां से ब्लड कैपिलरीज ओपन है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो है ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, और हमारी बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ब्लड के साथ मिल जाती है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। तो ये एल्वियोली इसका मेन पार्ट है। और उसके बाद एक दे रखा है हमने डायफ्राम। डायफ्राम वो होता है जब हम सांस लेते हैं तो ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हमारे इस एरिया में प्लेस होता है। आप खुद सांस लीजिए और फील कीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है जैसे कि हम सांस लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, और जब ये रिलैक्स हो जाएगा ये इस तरह का दिखेगा। तो अब हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले एयर एंटर हुई नोस्ट्रिल में, उसके बाद नेजल पैसेज में जाएगी, उसके बाद नेजल कैविटी में, फिर फरिक्स में, जो कि यहाँ पर ये ऑर्गन प्रेजेंट है फरिक्स, उसके बाद लरिक्स, फिर ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज। नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन एंटर किया, नेजल पैसेज से होते हुए नेजल कैविटी में गई, वहां से फरिक्स और लरिक्स एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रैकिया तक। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए हैं ताकि वापस में कोलैप्स ना हो, तो वहां से एयर जाएगी ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई में एयर जाने के बाद वो ब्रोंकियाई डिवाइड हो जाएगा दो ब्रोंकस में, जो कि उसके बाद प्रत्येक लंग्स में एक ब्रोंकस एंटर करेगा। उस लंग्स में जाने के बाद ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होते हैं, उन ब्रोंकियोल्स में फर्दर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एल्वियोलाई मेन ऑर्गन है क्योंकि इसके थ्रू ही जो गैसेस का एक्सचेंज है वो ब्लड कैपिलरीज में हो पाता है। अब एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरी में गई, उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड उस ब्लड के साथ में आएगा बाहर, वो एल्वियोली में देगा, उसके बाद वो ब्रोंकियोल्स में, और ये फिर उल्टा सारा जाएगा और उसके बाद नोस्ट्रिल के थ्रू जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है वो नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाएगी। आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है आपका, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।